हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है। ऐप में मैंने ई नोट्स के सेक्शन में केवल आपके मॉडल पेपर अपलोड करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लगाए हैं, जिन बच्चों के पास कोर्स है उनके पास कोर्स में ही मॉडल पेपर दिए हैं, और जो बच्चे कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, वो ई नोट्स में जा करके आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। मॉडल पेपर जरूर लगा के जाइएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि एप्लीकेशन की, तो आप पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, वहां पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आपका ऐसा कोई प्रश्न है जो आप हमसे करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आप हमें। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आइए शुरू करेंगे आज का आपका चैप्टर नंबर 8 जो है उसके जो शॉर्ट आंसर हैं। कल हमने इसके लॉन्ग आंसर करा दिए थे, आज हम इसके सारे आपको शॉर्ट आंसर करा देंगे। फिर आपके पास 3 चैप्टर्स बचेंगे, बस लगभग एक हफ्ते में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल के माध्यम से देखेंगे तो चैनल के माध्यम से आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया गया है पीजी पॉइंट ऐप पे, है ना, पीडीएफ कोर्स। उसके साथ में आपको अंतिम समय में जब सीएसजीएमयू ने बता दिया कि आपका पेपर का फॉर्मेट सब्जेक्टिव रहेगा और क्या रहेगा, उस बेसिस पे मॉडल पेपर आपको दिए हैं मैंने। यहाँ पर हमने आपको ठाकुर पब्लिकेशन की किताबों से सारा आपको हमने पूरा कंटेंट यूनिट वाइज करा दिया है। उसके बाद में बचे जो आपके इजी नोट्स थे उससे जो भी संबंधित क्वेश्चंस थे वो सारे करवा दिए। ठीक, अब इससे ज़्यादा आपके लिए क्या ही कर सकते हैं हम। अगर आपने हमारे साथ पढ़ाई की होगी तो आपको नंबर लाने से रोक नहीं सकता, और इससे ज़्यादा बाहर से एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो बच्चा पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेता है और कोर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको लगा लेता है। ठीक, आइए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन, विद्यालयी वातावरण का अर्थ समझाइए। विद्यालयी वातावरण का अर्थ समझाओ। अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे अरे मैम ये पढ़ाओ नहीं, हम ऐसे ही लिखाएंगे। हमने कहा बेटा देखो, ऐसे लिखने में चीज़ों को, है ना, और जब आप किसी चीज़ को पढ़ के लिखोगे तो उसमें क्या होता है, ऐसे आप लिखोगे कि हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, पता चले वहाँ विद्यालय भी नहीं लिखता, ऐसे लिखोगे। आपने स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा था, और पर्यावरण का मतलब आप केवल ये लिखा रहे हो कि वहाँ एक कनेर का पेड़ था, एक गुड़हल का पेड़ था। जब हम जहाँ हम पानी पीने जाते थे नल के पास, वहाँ एक ऐसा पेड़ था कि वहाँ लाल वाले फूल निकलते थे, जिनको हम तोड़ के पानी में ऐसे ही नल के पास डाल देते थे, वो रेड कलर के तैरा करते थे, वो बहुत अच्छे लगते थे। तो आपको ये नहीं लिख के आना है, आपको तकनीकी शब्दों का प्रयोग करके बहुत अच्छे से लिख के आना है। अच्छा, तो आप लोगों ने भी क्यों वो रेड वाले फूल जिसमें ऊपर येलो येलो बीच में निकला होता था, खूब पानी में तैराया है, क्यों तैराया है, तो लिख दियो कमेंट सेक्शन में यस मैम फटाफट से, है ना। ये आपको लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना है एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो देखो भैया, समझो बात को। अब लिखना क्या है, टेक्निकल तरीकों का यूज़ करना है। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपने आंसर को लिख करके आएंगे प्रॉपर वे में। विद्यालय वातावरण के अर्थ का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो विद्यालय वातावरण के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है। मैम किन तत्वों का समावेश होता है? हमने कहा जो विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ रखने, बालकों में स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की आदतों में सहायक होते हैं, है ना। विद्यालय वातावरण निर्माण करने में पास पड़ोस भवन, देखो पास पड़ोस का भवन का प्रकार, खेल के मैदान, स्वच्छता, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश की व्यवस्था तथा फर्नीचर आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि आप ये सोचो आपका जो स्कूल है वो एकदम गंदा संदा हो, वहाँ पे रोज झाड़ू न लग के एकदम गंदा हो, तो क्या वहाँ पढ़ने में मन लगेगा? है ना, नहीं। पता चले जहाँ आपका स्कूल है वहीं पे बगल में कचरा वाली गाड़ी कचरा फेंक जाती है, वहाँ से अजीब तरीके की स्मेल्स आएंगी, क्या बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा? कतई नहीं लगेगा। पता चले जहाँ आपका स्कूल है वहाँ उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है ना। तो बैठने के लिए आपको उचित फर्नीचर बच्चों को देना चाहिए। खेलकूद के लिए मनोरंजन के साधनों का अभाव है अगर, तो उस बालक का शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। और उसकी अधिगम प्रक्रिया, यानी कि अधिगम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, मतलब चीज़ों को सीखना। तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस होगा ना, वो क्या होगा, हेल्दी वेल्दी नहीं होगा, है ना। तो वो उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। तो विद्यालय प्रशासन को उच्च कोटि के शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं करना अत्यंत आवश्यक है ना। वातावरण व्यवस्था के तत्व कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, विद्यालय भवन की स्थिति। अब मान लो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता तो क्या करते, तब आपकी यही हेडिंग्स बन जाती। हमने क्या कहा, तब आपकी ये जो नंबर दिए हुए ना, ये आपकी हेडिंग्स बन जाती, और बस आप इनको एक्सप्लेन कर देते शुरू की 3 हेडिंग भी, तो वो आपका बढ़िया हो जाता है ना। तो विद्यालय भवन की स्थिति हो गई, प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण होना चाहिए, विद्यालय भवन स्वस्थ साफ होना चाहिए, विद्यालय भवन की दिशा उचित होनी चाहिए, मिट्टी की प्रकृति का चयन,
भूमिगत जल, इन सब की चीज़ें ये देखी जाती हैं। ये तत्व यदि उचित है तो विद्यालय वातावरण आपका कैसा है, स्वस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, शॉर्ट है तो इसको आपको बहुत शॉर्ट में ही लिखना है, लॉन्ग नहीं ले जाना है। विद्यालय समय सारणी के सोपान यानी कि स्टेप्स बताइए। जो आपका समय सारणी होती है ना, समय सारणी का निर्माण करते समय किन सोपानों का आपको अनुसरण करना है ये बताना है। तो पहला जो सोपान होता है, प्रथम सोपान होता है, इसमें समय सारणी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। यानी कि पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अध्यापकों की सूची, कक्षाओं की सूची, विभागों सहित विषयों की सूची, कमरों की संख्या, अध्यापकों की योग्यता क्या है, विषय के अनुसार उनके, पहले कुल मिला के पूरी जानकारी आप एकत्रित करेंगे। दूसरे चरण में आप क्या करेंगे, इनमें विषयों के विकल्पों संबंधित सूचनाएं तथा प्रयोगशाला, भूगोल कक्ष, कला कक्ष आदि का विवरण कर देंगे। ठीक, उसके बाद में तृतीय सोपान में क्या करोगे, इनमें कमरों की संख्या, आकार तथा विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या का विवरण आदि को सब मैनेज करेंगे। चौथी जो आपका सोपान है, फोर्थ, उसमें आप क्या करेंगे, इसमें गत वर्षों की समय सारणी तथा शिक्षक के कार्यभार का विवरण देखेंगे। पंचम जो आपका सोपान होगा, इसमें विद्यालय की समय सारणी आप तैयार की जाती है। ये सारणी दो प्रकार से तैयार करना आवश्यक होता है। पहला तो आपको ये देखना है कि कक्षाओं के अनुसार भी चीज़ें सही हों, और दूसरा आपको ये भी देखना है कि अध्यापक के अनुसार भी चीज़ें सही हो। ये नहीं कर देना है कि इंग्लिश वाले टीचर को आप मैथ्स में लगा दे रहे हो, है ना, वहाँ बच्चा पता चले तुरंत साइंस पढ़ा है, तुरंत ही आप उसका मैथ्स का पीरियड लगा दे रहे हो, सबसे आखिरी मैथ्स का पीरियड लगा दे रहे हो, सबसे शुरू में आप मैथ्स का पीरियड लगा दे रहे हो, फर्स्ट पीरियड। ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई जरा, समय सारणी की 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये तो मैंने आपको कल ही करा दिया था कि अब देखो फटाफट से, ये भी समय सारणी समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है। यदि विद्यालय कार्यक्रम बिना योजना के चलाए जाएंगे तो अध्यापक और विद्यार्थी निरुद्देश्य भटकते रहेंगे। समय सारणी सउद्देश्य क्रियाएं संपादित करने में सहायता प्रदान करती है। समय सारणी द्वारा विभिन्न विषयों की उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त समय की व्यवस्था की जाती है। सभी विषयों और क्रियाओं के लिए समय सुनिश्चित हो जाता है तथा किसी की अवहेलना नहीं होती है। ठीक है, देखिए मैं एक बार ये चाहूँगी कि मैंने बहुत दिन से नोटिस किया है कि व्यूज़ तो एक एक वीडियो पे बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों पढ़ के चले जाते हैं, सेशन को लाइक नहीं करते। भैया क्या दुश्मनी है, कुछ बच्चों के अलावा बहुत से बच्चे कमेंट नहीं करते। वो कमेंट कब करेंगे कि जब क्लासेस बंद हो जाएंगी, तब उनका कमेंट आएगा, मैम क्लास क्यों नहीं हो रही है। उससे पहले उनका सिंगल कमेंट नहीं होता है कि मैम क्लास अच्छी है कि ख़राब है, कि हमको बोरिंग लग रही, कि अच्छी लग रही, कि क्लास का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपने अच्छे से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, या हमको आपका पढ़ाया समझ में नहीं आता। कोई कमेंट नहीं, बस क्लास नहीं होगी तो उनका सिर्फ ये आएगा कि मैम क्लास क्यों नहीं हो रही। इस क्यों का जवाब तो हम आपको तब देंगे ना जब आप हमसे रोज़ जुड़े होगे, जब आप हमको रोज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, है ना। चीज़ों को आप भी अच्छा बना के रखिए, तभी हम भी अच्छा बना करके रखेंगे। तो सेशन को लाइक करो जा करके, और फटाफट से हर एक वीडियो में कमेंट होना चाहिए, वरना पिटाई कर रहे हैं हम आप सबकी। अच्छी समय सारणी शिक्षकों में कार्य के प्रति रुचि एवं प्रेरणा विकसित करके उन्हें कार्यकुशल बना देती है। समय सारणी सभी विषयों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा न्यायोचित समय प्रदान कराकर संतुलित महत्व प्रदान करती है। समय सारणी मानव जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति आदर की भावना विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है, और समय सारणी का प्रयोग विद्यार्थियों में कर्तव्य परायणता, समय निष्ठता एवं उद्यम प्रियता के गुणों का विकास भी करता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे विद्यालय समय सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि स्कूल में जब आप जाते हो तो टाइम टेबल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ये टाइम टेबल की क्या आपकी इम्पोर्टेंस है ना भाई। एक बच्चा होता है, टाइम टेबल के हिसाब से ही तो उसको पता होता है कि हाँ अब सविता मैम का पीरियड है, हाँ पुलस सर का पीरियड है, हाँ अब शुभम सर का पीरियड है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो पता चले आपको पता ही नहीं है कि कब किसका पीरियड है। तो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपने स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं एज अ टीचर, और एज अ स्टूडेंट भी टाइम टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको किस हिसाब से पढ़ना है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़ाई करिएगा, और एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। समय सारणी के महत्व की अगर मैं बात बताऊं तो विद्यालय व्यवस्था तथा संचालन में समय सारणी का सबसे अधिक महत्व है। शिक्षकों के कार्यभार की जानकारी होती है, यानी कि एक टीचर को ये तक पता होता है ना कि कौन सा पीरियड उसका फ्री है, कौन से पीरियड में उसको कहाँ क्लास लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है ना। कक्षागत कालांशों शिक्षण विषयों की जानकारी होती है ना। हर एक पीरियड की जानकारी होती है क्लास वाइज कि कहाँ पे उसको कौन सा सब्जेक्ट टीच करना है। शिक्षकों को कालांशों में किन किन कक्षाओं का शिक्षण करना है इसकी जानकारी होती है। यानी कि ये पता होता है कि हाँ 3rd पीरियड लग गया, चलो 4th क्लास में चलो। अच्छा शुभम सर आए, उन्होंने कहा अच्छा 4th पीरियड लग गया, चलो ठीक मेरा पीरियड अब ये कहाँ है
तो देखा कि 5th क्लास में, वो 5th क्लास में चले गए, है ना। उसके बाद शिक्षक की अनुपस्थिति में उसकी कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसे मान लो क्या हुआ कि भैया पता चले शुभम सर एब्सेंट है, देखा गया पुलस सर का वो पीरियड खाली है, तो शुभम सर का जो पीरियड मान लो क्लास 9th में था, तो आज पुलस सर को क्लास 9th में भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि शुभम सर नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपकी होती रहती हैं। तो शिक्षक की अनुपस्थिति में उसकी कक्षाओं की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है ना। कक्षा मॉनिटर शिक्षक को स्मरण दिलाता है कि उनके शिक्षण का कालांश क्या है। ये लड़कियां इस चीज़ में बड़ी माहिर होती हैं। वो क्या करती हैं भैया, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ना, इसको समझने थोड़ा मज़ेदार बात बताते हैं। पता चले टीचर आया टीचर को याद ही नहीं है क्या टेस्ट लेना है। सबसे पहले उठेंगी लड़कियां, सर आज आपको टेस्ट लेना है, सर आज आपने सुनने के लिए कहा था, मैम आज आपने वर्क चेक करने के लिए कहा था, मैम आज आपने टेस्ट लेने के लिए कहा था। सारे लड़के घूर रहे होते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का काल है। तो कहने का ऐसे ये है कि ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में, या आपने ऐसा किसी के साथ किया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज, है ना। देखो ये चीज़ें पढ़ने में कितनी मज़ेदार है ना, आपको आपके मेमोरी मतलब आपका पास्ट याद दिला रही हैं। आप अगर उन चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हो, बीएड पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि आप बीएड जी रहे हो। लोग कहते हैं कि हम अपने पुरानी लाइफ में वापस नहीं जा सकते। अगर आप इसी चीज़ को इमेजिन करके पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप फिर से स्कूल लाइफ अपनी जी पा रहे हो, है ना। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, जीना है, समझ रहे हो ना। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझो। कक्षा मॉनिटर शिक्षक को स्मरण दिलाता है, क्या दिलाता है कि उनके शिक्षण का कालांश है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो बहुत बार ऐसा होता है टीचर पढ़ाने में बिजी हो जाता है, पता चले शुभम सर क्लास ही में नहीं है, कहाँ है भैया, 11th क्लास में पढ़ा रहे हैं, है ना। 4th पीरियड लग चुका है, देखा 2-3 मिनट तक सर नहीं आए, फिर मॉनिटर जाएगा कि सर पीरियड लग चुका है, चलिए क्लास में पढ़ाइए चल के। प्राचार्य के को पर्यवेक्षण में सहायता मिलती है। टाइम टेबल के हिसाब से देखा, सर टीचर्स की जो है पर्यवेक्षण करने के लिए यानी सुपरविजन करने के लिए आ गए, है ना, कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है ना। समय सारणी विद्यालय संचालन तथा अनुशासन रखने में भी सहायता प्रदान करती है, और समय सारणी प्रभारी को शिक्षकों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र दिए जाते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था की जाए और कक्षा में शिक्षक पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो देखिएगा कि विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता व महत्व की विवेचना कीजिए। यह समय तालिका की क्या आवश्यकता होती है ये बताइए। तो विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता और उसके महत्व के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको इन बातों का पता चलता है कि स्कूल के काम करने के घंटे कितने हैं, विद्यालय प्रारंभ कब होता है, किससे, समय चक्र से, यानी कि जो आपका टाइम टेबल होता है। उससे क्या पता चलता है कि वर्किंग आवर्स क्या है ना। स्कूल कितने बजे, पता चले ठंड में स्कूल में प्रेयर 9:30 बजे हो रही है ना, और गेट 9 बजे खुलता है ना। और उसके बाद में गर्मियों में यही काम पता चले 7 बजे हो रहा है। पता चले ठंड में छुट्टी आपकी 2:30 बजे हो रही है, गर्मियों में 1:30 बजे ही छुट्टी हो जा रही है ना। और मध्य अवकाश यानी कि आपका इंटरवल पता चले 12 बजे होता था, गर्मियों में 10:30 बजे ही होने लगा। तो ये सब चीज़ें आपको इससे पता चलती हैं। इसके द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, है ना, इसका भी ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उनका क्या नाम है, ये भी समय चक्र द्वारा में पता चल जाता है हमें। साथ में अध्यापक के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया गया तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी हमें इसी के द्वारा मिल जाता है कि कोई किसी टीचर के ऊपर एक्स्ट्रा तो नहीं काम पड़ रहा है। विद्यालय परिसर में कितने कक्षा हैं, इसकी भी समय चक्र द्वारा हमें जानकारी मिल जाती है। साथ में समय तालिका द्वारा ये भी पता चल जाता है कि कौन सी कक्षा किस कक्षा में बैठी होगी, कौन सा अध्यापक कब खाली होगा, इसका ज्ञान भी हमें समय तालिका से मिल जाता है। साथ में समय तालिका ये भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। फिर देखो, समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं का भी ज्ञान मिलता है, और ये भी पता चल जाता है कि खेल कूद, पुस्तकालय यानी कि आपका खेलने के समय, लाइब्रेरी टाइम, है ना, इन सबको भी प्रति सप्ताह कितना समय दिया गया। ठीक है, बच्चों का गेम कितनी देर खिलाया गया, बच्चों को योगा कितनी देर खिलाया गया, बच्चों को लैब कितनी देर ले जाया गया, है ना, लाइब्रेरी कितनी देर ले जाएगा, ये सब पता चलता है। तो समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है, और ये समय और श्रम का सदुपयोग करने में सहयोग देता है। समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जा सकता है, अतः ये कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने में भी सहयोग देता है। तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो एकदम जल्दी से। आज का सेशन तो बहुत अच्छा है, सबके कमेंट चाहिए भाई मेरे को। और हाँ, एक काम पता नहीं क्यों नहीं करते हो आप लोग, आप लोगों के भाई कॉलेज के ग्रुप्स बने होंगे सबके, है ना। कह दो नहीं मैम हमारे में प्राइवेसी लगी रहती है। अरे हमने कहा कभी ना कभी को तो खुलता ही होगा। उन कॉलेज में इन क्लास की लिंक को ज़रूर शेयर कर देना एक बार। चाहे जैसे ये आपका मान लो मॉरल ड्यूटी है, मैम ने कहा है, और हमने आप लोगों से कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन इस समय हमारा सब्सक्राइबर मैं चाहती हूँ कि 20,000 तो कर दो,
400 सब्सक्राइबर और चाहिए, बस 20,000 सब्सक्राइबर आपको करने हैं, है ना, क्योंकि कुछ बहुत स्पेशल करना चाहते हैं। और अगर उस तारीख तक स्पेशल हो गया तो ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा मेरे जीवन का एक वो होगा, एक अचीवमेंट। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। क्या टारगेट है कि 1 वीक में आपको चैनल पे 400 सब्सक्राइबर करवाने हैं मात्र। उससे मैम क्या हो जाएगा, हमने कहा उससे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये अगर आपने ये देखो, हो तो जाना ही है 20,000, हफ्ते भर बाद नहीं तो हम तो कहते 7 महीने बाद हो तो जाएगा ही। लेकिन अगर ये चीज़ 1 वीक में हो जाती है तो ये मान के चलिए मेरे लिए व्यक्तिगत, आपकी पीजी मैम के लिए बहुत स्पेशल कुछ हो जाएगा उस दिन, है ना। खैर देखते हैं अब आप लोगों को क्या उसमें रोल है। अगर आप लोग शेयर थोड़ा भी कर दो ना तो काम हो जाए, घर के सभी फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ तो करो ना यार भाई जीवन में। देखो, समय तालिका के निर्माण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का वर्णन करना है। देखिए, ये हमारी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, ना कोई ऑर्डर है ना कुछ है। बाकी पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट पूरी देखते रहिए। अगर आप हमें थोड़ा सा भी मानते होंगे तो जो मैं कहती हूँ वो आप करेंगे ज़रूर। कहने का आशय ये है कि करने का मतलब ये नहीं कि हम आपसे कह देंगे यहाँ फरुआ लेके खुदाई करो जाके। हम आपसे ये कहेंगे कि भैया मॉडल पेपर, एक पेन कॉपी उठाओ, प्रॉपर लिख के सॉल्व कर लो बेटा। एक बार एक ही पेपर चाहे करो बहुत, अगर आलसी किस्म के इंसान हो आप तो, लेकिन लिख के सॉल्व करो। मॉडल पेपर अब तो अलग से अरेंज करा दिया है भाई, अब तो ले लो। अब क्या दिक्कत है ई नोट्स में जाकर के पीजी पॉइंट पे। देखिए, हमारे देश के विद्यालयों को समय तालिका के निर्माण में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब आप समय तालिका यानी कि टाइम टेबल बना रहे होते हैं? सबसे पहले शिक्षकों का अभाव, टीचर्स की कमी, है ना, सबसे बड़ा। तो समय तालिका के निर्माण में सबसे पहली व्यवहारिक कठिनाई शिक्षकों के अभाव की है। इस कठिनाई के कारण छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन करने की व्यवस्था नहीं हो पाती है ना। ये नहीं, टीचर नहीं बताता है कि हमको क्या पढ़ाना, उसका टाइम टेबल बना दिया जाता है, टीचर प्रिंसिपल बना देता है। कक्ष की साज सज्जा आदि का अभाव होता है। यानी कि हमारे विद्यालयों में सामान्य एक विशिष्ट कक्षा, शैक्षिक कक्ष, उसके बाद में शैक्षिक सामग्री, उपकरण, फर्नीचर आदि की कमी भी समय तालिका के निर्माण में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। धन का अभाव होता है। हमारे देश में धन का अभाव भी उपयुक्त समय तालिका के निर्माण में एक उल्लेखनीय कठिनाई है, जिससे उपयोगी समय तालिका का निर्माण नहीं किया जा सकता है। विद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या, पता चले छात्रों की संख्या अधिक है, रूम की संख्या कम है, आप सेक्शंस भी नहीं डिवाइड कर सकते। समय तालिका निर्माण में प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर पढ़ा दूंगी ताकि रिवीजन हो जाए। समय तालिका का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु यदि कुछ सामान्य सिद्धांतों पर समय तालिका को आधारित किया जाए तो निसंदेह प्रशासक एक अच्छी समय तालिका का निर्माण कर सकता है। समय तालिका बनाने हेतु मुख्य सिद्धांत जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आपको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना और किन बातों का ध्यान रखना है ये समझिएगा। सबसे पहले आपको समय तालिका यानी कि टाइम टेबल बनाते समय विभिन्न शिक्षा बोर्डों व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विषयों को विभिन्न स्तर पर पढ़ाने हेतु कालांशों का निर्धारण किया गया है। आपको किस तरह के लिए समय तालिका बनानी है इसे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक स्तर के बालकों की मनोशारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं, तथा समय तालिका बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। समय तालिका का निर्माण करते समय विषय के कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर सप्ताह में अधिक कालांशों की व्यवस्था की जा सकती है। समय तालिका में रुचि व थकान में सिद्धांत का अनुपालन अवश्य ही किया जाना चाहिए। थकान को दूर रखने हेतु आवश्यक है कि समय तालिका की अवकाश की संख्या व अवधि पर्याप्त मात्रा में हो। समय तालिका का निर्माण करते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात यदि विद्यालय में अधिकांश ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो दूर से आते हैं तो विद्यालय बहुत जल्दी नहीं खुलना चाहिए और ना ही बहुत देर से समाप्त होना चाहिए अगर बच्चा दूर से आ रहा है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तालिका निर्माण, जब भी आप समय तालिका टाइम टेबल बना रहे हो तो इन सिद्धांतों का अगर आप फॉलो करेंगे तो एक बहुत अच्छा टाइम टेबल प्रशासक के रूप में आप जारी कर पाएंगे। ठीक, ये तो हो गए आपके शॉर्ट आंसर जो आपके चैप्टर नंबर 8 से संबंधित है। अब आपका कल शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो आपका संबंधित होगा कि प्रयोगशाला यानी कि लैब, खेल मैदान, प्लेग्राउंड, हॉस्टल, स्टाफ रूम, क्लासरूम, है ना, बच्चों के अनुकूल स्कूल की व्यवस्थाएं, इससे संबंधित आपका ये चैप्टर रहने वाला है। तो सोचो कितना अल्टीमेट चैप्टर होगा ना। इन सबको आपने जिया है, आप यहाँ पर रहे हैं, आपकी हर एक जगह, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो लैब हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे वो आपका क्लासरूम हो, हर जगह से आपकी मेमोरी जुड़ी होगी। तो कल जब हम आपको ये पढ़ाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगी। तो कल केवल आपको क्लास लेने के उद्देश्य नहीं आना है, क्या तो कल हम मज़े लेने जाने हैं क्लास के, है ना। तो कल आपको आपका हम पास्ट में ले चलेंगे। ठीक, तो देखो भैया इसमें कितने लॉन्ग आंसर हैं एक बार हम चेक कर लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें कितने लॉन्ग आंसर्स
हैं, हालांकि ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं। 6-7 के बाद में सीधे ब्लैंक पेज ही छोड़ दिया गया है। चलो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है इस पीडीएफ में। हालांकि फ़िलहाल तो इसमें 3 ही लॉन्ग आंसर दिख रहे हैं। एक बार मैं देख लूँगी कि कहीं कुछ जो मिसिंग है, शायद कोई पेज वेज एक मिस है ना। देखिए ये आपका 100 पेज नंबर, ये 101 एंड 100। ओके, 3 ही लॉन्ग आंसर हैं इसके, हो सकता है। और उसके बाद में शॉर्ट आंसर। देखो अगर हो पाएगा तो हम ये चैप्टर एक ही दिन में आपका कंप्लीट करा देंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर एक ही दिन में करवा देंगे। क्यों ही इतना ज़्यादा हम जल्दी जो है करवा दें, उतना ही आपको आसानी होगी ना। चैप्टर नंबर जो 9 है वो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास के माध्यम से आपका हो जाए। उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 आपका देख लेते हैं कि इसमें भी आपका कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसमें इस चैप्टर से आपके लॉन्ग आंसर्स बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और लेट मी चेक, हमको लगता है इसके शॉर्ट आंसर्स की पीडीएफ में शॉर्ट आंसर है ही नहीं, है ना। तो एक बार पहले मैं इस पीडीएफ को भी थोड़ा सा चेकआउट कर लूँगी, क्योंकि देखिए ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 था, इसके इसमें शॉर्ट आंसर्स नहीं है। इसमें उसको इंक्लूड करेंगे, उसके बाद में आपको करवाएंगे, है ना। और उसके बाद में अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 11 आ जाएगा आपका, और फिर आपका कोर्स हो जाएगा ख़त्म। बहुत ज़्यादा कोर्स अब नहीं बचा है, मुश्किल से 4-5 दिन का बचा है। तो थोड़ा सा अगर आप भी कोऑपरेट करेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी के साथ में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। देखो जो लास्ट चैप्टर है उससे मैं यहाँ पर पहले ही लिख दे रही हूँ, 200% हमारी गारंटी है कि आपका एक लॉन्ग आंसर आएगा। जो आपका लास्ट चैप्टर है इजी नोट का, ये हमारी 200% गारंटी, जितने प्रतिशत को उतने प्रतिशत गारंटी हम ले लें इस चीज़ की कि पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक, लास्ट वाले चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा। देखो लास्ट वाला चैप्टर कितना बड़ा भी है, और हम इसको पूरा पढ़ाएंगे आपको, चाहे जितना समय ही क्यों ना लगे। सबसे बड़ी यूनिट चाहे 3 दिन लग जाए, लेकिन इसको हम पूरा कवर करवाएंगे आपको, है ना। हालांकि देख लो 7-8 लॉन्ग हैं इसमें, और हमको लगता है 10-12 शॉर्ट्स तो होंगे ही, क्योंकि जब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और होने भी नहीं चाहिए। नहीं होंगे तो हम आपको अपने एंड से करवा देंगे, है ना। ओके, फिर आप जाएगा आपका 12th चैप्टर, और इसी के साथ में आ जाएगा आपका 13 चैप्टर। ठीक, तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए, और करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से जुड़ना नहीं भूलिएगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मॉडल पेपर लगा डालिएगा। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID, आप हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।